आज हम लोग फ्लूइड का थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लास में फ्लूइड में हम लोग कुछ बात डिस्कस कर लिए थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग एक चीज जो बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे वो था वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वो √2gh होता है। किसी कंटेनर में होल कर दें तो √2gh से वो बाहर निकलता है, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। उसके बारे में चर्चा कर लिए थे। उसमें हम लोग आज वो प्रूफ करेंगे। तो हेडिंग डालिए प्रूफ ऑफ v is equals to √2gh। और इसी प्रूफ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टॉर्सियलीज लॉ। टॉर्सियलीज लॉ के नाम से। देखिए शायद वो खिड़की खुला हुआ, बंद कर दीजिए उसको। तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे v is equals to √2gh का, जिसको हम लोग टॉर्सियलीज लॉ भी कहते हैं। और ये प्रूफ किसके हेल्प से करेंगे? बर्नौलीज प्रिंसिपल का ही एक एप्लीकेशन है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं आज हम लोग वो सीखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे लगाया जाता है। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर सरफेस पे रखा हुआ है। इसमें पानी भरा हुआ है इस तरह से। यहां पर हम लोग एक होल कर दिए और इस होल का हाइट यहां से कितना है? h है। इस होल का हाइट यहां से कितना है? h है। पूरा हाइट कितना है? कैपिटल H। हम लोग को ये निकालना है कि यहां से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसका वेलोसिटी कितना होगा। ये जस्ट जब बाहर निकल गया तब उसका वेलोसिटी कितना होगा। जब वो अंदर था तब तो वो रुका हुआ था, लेकिन जस्ट जब वो बाहर निकला तो उसका वेलोसिटी v कितना है वो हम लोग को निकालना है। आप याद रखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो किसी लिक्विड के लिए है और वो किसी एक ही लिक्विड में लगा सकते हैं। दो अलग अलग लिक्विड में नहीं लगा सकते, किसी एक ही लिक्विड में लगा सकते हैं। हम लोग एक लिक्विड का दो पॉइंट लेंगे, एक ये टॉप मोस्ट पॉइंट और ये दूसरा जो जस्ट बाहर निकला है पॉइंट। इन दो पॉइंट पे हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल लिखेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको याद होगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल याद है आप लोग को? इक्वेशन P प्लस ρgh प्लस हाफ ρv² इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये था बर्नौलीज प्रिंसिपल का इक्वेशन। P क्या है? प्रेशर। रो क्या है? डेंसिटी। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। H क्या है? एक रेफरेंस से हाइट। मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाने के लिए हम लोग को एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। फिर से जैसा ग्रेविटेशन में रेफरेंस लेते थे ना, वैसे ही आप यहाँ ग्रेविटेशन बोलते हैं। वर्क बाय एनर्जी में रेफरेंस लेते थे ना, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ बॉटम मोस्ट को भी ले सकते हैं, इस होल के पास भी ले सकते हैं, ऊपर में भी ले सकते हैं। और जो रूल सीखे थे कि रेफरेंस से ऊपर है तो पॉजिटिव लिखेंगे, रेफरेंस से नीचे है तो नेगेटिव लिखेंगे, वो एप्लीकेबल होगा। हम लोग सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए रेफरेंस किसको ले लिए? ये सबसे नीचे वाले को। अब देखिए ध्यान से, ये सारा पैरामीटर हम लोग को लिखना है। प्रेशर कहां पे? इस वन पॉइंट पे। तो इस वन पॉइंट पे प्रेशर कौन लगा रहा होगा? एटमॉस्फेयर। मतलब वन पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये जो 2 पॉइंट है ये इस कंटेनर के बाहर का पॉइंट है, कंटेनर के अंदर का नहीं है। अगर ये पार्टिकल कंटेनर के अंदर है तब तो वो रुका हुआ है। कंटेनर के बाहर का पॉइंट है और इसलिए क्योंकि ये बाहर का पॉइंट है तो बाहर में प्रेशर कौन लगा रहा होगा? एटमॉस्फेयर। इसलिए यहां पर भी प्रेशर कितने के बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? इसमें किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो आप ये सिखाए थे कि यहाँ पे प्रेशर PA है, नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पे प्रेशर PA प्लस HρG होना चाहिए। ये कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि ये जो पॉइंट है वो जस्ट बाहर का पॉइंट है। अगर उस पॉइंट को अंदर ले लेंगे तो फिर वो तो रुका हुआ हो जाएगा, फिर उसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसलिए पॉइंट कहाँ का पॉइंट है? बाहर का। इस बात को ध्यान रखना। तो हम लोग लगाते हैं यहाँ का वेलोसिटी v तो हम लोग को निकालना ही है। यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा? तो यहाँ का वेलोसिटी को हम लोग v' कह दे रहे हैं। और क्या हम ये कहें कि ये जो v' है वो बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू v। इस बात में कोई दुविधा है?
ये जो v डैश है वो बहुत छोटा होगा इस v के रिस्पेक्ट में। आप याद करिए कल जो कंटेनर लिए थे पिछले क्लास में, होल किए थे, पानी निकल रहा था, ये वेलोसिटी तो ज्यादा दिखता है लेकिन उसका जो लेवल घटता है वो वेलोसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब ये जो v डैश होगा वो बहुत छोटा होगा किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट। इस बात का यूज करेंगे आगे। v डैश को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। v डैश को कुछ लोग टेंडिंग टू जीरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप यहीं पे मान भी सकते हैं कि v डैश क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। आप जीरो मान के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ लोग इस पॉइंट का वेलोसिटी यहीं पे जीरो ले लेते हैं, लेकिन हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके दिखाएंगे क्योंकि आप पूछ सकते हैं सर जीरो कैसे हो गया, जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, नेग्लिजिबल होता है, जीरो नहीं होता। और वो क्यों नेग्लिजिबल होता है अभी हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, दो पॉइंट पे लगाते हैं। पहले पॉइंट पे प्रेशर P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल। व्हाट इज P1? प्रेशर एट फर्स्ट पॉइंट कितना है बताइए, PA कितना है, प्लस रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अभी मैंने कहा था ना कि बर्नौलीज प्रिंसिपल एक ही लिक्विड के लिए लगा सकते हैं क्योंकि रो डेंसिटी है, थ्रू आउट डेंसिटी सेम होना चाहिए। और थ्रू आउट डेंसिटी कब सेम होगा, जब थ्रू आउट सेम ही लिक्विड हो। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सेम ही लिक्विड के लगाते हैं क्योंकि अगला जो हम सवाल देने वाले हैं जो IIT में आया हुआ है उसमें सवाल में क्या पूछ दिया कि दो अलग अलग लिक्विड दे दी, तो फिर कैसे लगाएंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। आसान है लगाना, सेम ही चीज लिखते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि सेम ही लिक्विड में लगाते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। और वो सवाल मुझे ये भी बताएगा, हम लोग को ये भी बताएगा कि डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। 11th क्लास के बच्चे तो फिर भी डेरिवेशन सीखते हैं, जो पास आउट में हो जाते हैं उसको लसरा हो जाता है, सोचता है डेरिवेशन ये तुच्छ काम, ये तो बचपन में क्या करते थे क्लास 11th में। अब काहे करें, इसलिए करें कि डेरिवेशन आपको सिखाता है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, इसलिए डेरिवेशन का बहुत महत्व है। पास आउट बैच वाले लोग विद्रोह करने लगते हैं कई बार कि सर काहे डेरिवेशन करा रहे हैं, काहे फालतू टाइम बर्बाद करा रहे हैं। क्योंकि अगर ये डेरिवेशन सीख गए तो उसके बाद का जो IIT वाला सवाल है वो खुद ब खुद बन जाएगा आप लोग से। लेकिन अगर डेरिवेशन ही नहीं आता तो वो सवाल नहीं बनेगा, इसलिए डेरिवेशंस को इग्नोर नहीं करना है। P1 यहाँ पे प्रेशर कितना है, PA के बराबर प्लस रो जी H1, H1 मतलब इस पॉइंट का, पॉइंट 1 का हाइट, कहां से, रेफरेंस से, रेफरेंस हम लोग इसको माने, कितना हाइट हो जाएगा ये, कैपिटल H प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, मतलब पहले पॉइंट का स्पीड। तो अभी मतलब उसको V डैश लिए है, अभी रहने देते हैं, V डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 सेकंड पॉइंट का प्रेशर कितना है, PA प्लस रो जी H2 सेकंड पॉइंट का हाइट रेफरेंस से। तो ये वाला हाइट कितने के बराबर हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो ये हो गया कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस हाफ रो V स्क्वायर। V2 का वैल्यू कितना है, V, वही V हम लोग को निकालना है। कई बात ठीक है। अब देखिए यहां से ये PA से ये PA कट गया, कट गया। अब जब काट देंगे तो अगले स्टेप में रो भी सबसे कट जाएगा, कट जाएगा ना, क्योंकि सब में रो है। इस स्टेप में नहीं काट सकते थे क्योंकि PA भी लिखा हुआ था, लेकिन जब PA कट जाएगा तब तो रो कट जाएगा ना। तो अगले स्टेप में हम रो नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, GH प्लस हाफ V डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां क्या बचेगा, GH माइनस G स्मॉल h प्लस V स्क्वायर बाय 2। क्या ठीक है इतना? अब देखिए ये जो कैपिटल GH है ये GH कट गया, कोई दिक्कत? अब ये वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, नहीं ये वाला, ये GH को इधर भेज दीजिए, स्मॉल GH को, और इस वाले टर्म को उधर भेज दीजिए। तो लिखेंगे V स्क्वायर माइनस V डैश स्क्वायर बाय 2, वो 2 इधर भेज दे, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए हम लोग क्या लिखे हैं कि V डैश जो है बहुत छोटा है V के रिस्पेक्ट में। कोई चीज अगर छोटा हो, 1 से छोटा हो, 0.1, 0.2, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाता है। तो ये बहुत छोटा होगा, स्क्वायर में है, और बगल में क्या है, V, जो कि बहुत बड़ा है। तो उस बड़े का स्क्वायर है वहां पे, उसके रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि माइनस हो रहा है, ये नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग इसको टेंडिंग टू 0 देते हैं। अब हम यहाँ टेंडिंग टू 0 लिए, आगे से आप लोग यहीं पर डायरेक्ट वेलोसिटी क्या ले लेंगे, टेंडिंग टू 0। तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा एक टर्म और घट जाएगा, तो एक्सप्रेशन छोटा छोटा दिखेगा। और जैसे ही इसको टेंडिंग टू 0 लिए, ये V का वैल्यू कितना कैलकुलेट होके आ गया, √2GH।
ये एक बहुत सिंपल सा आसान सा डेरिवेशन, कोई कष्ट होगा इसमें आप लोग को पक्का। अब इस डेरिवेशन को सीखना तो स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस डेरिवेशन को सीखना हम लोग के आईआईटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है वो अभी मैं एक सवाल के साथ करवाऊंगा। वो सवाल आईआईटी में 12 नंबर का पूछा गया था, तो हम लोग वो सवाल लिखेंगे, उसमें 3-4 पार्ट है, 3 पार्ट है, उसको हम लोग करेंगे। पहले इसको लिखिए। चलिए हम लोग जेईई एडवांस आईआईटी 1955 का 1995 का सवाल करते हैं, 1995 का। उस समय ये 12 नंबर का सवाल आया था, हर एक सवाल 4-4 नंबर के। अभी ये सवाल आसान रहेगा आप लोग को। सवाल ये है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 लिक्विड हैं, h/2 हाइट तक एक लिक्विड है, इसका नाम है लिक्विड A, इसका डेंसिटी D है। नीचे में जो लिक्विड है उसका नाम है लिक्विड B, इसका डेंसिटी अलग है, 2D है। दोनों का हाइट h/2 है। हमने एक होल करके रखा हुआ यहाँ पे, यहाँ से एक लिक्विड निकल रहा है जिसका स्पीड v है। अगर इस लिक्विड का हाइट यहाँ से ग्राउंड से स्मॉल h है, दीज टर्म्स आर गिवन, तो बताइए ये v कितना होगा, ये पहला पार्ट है। दूसरा ये x कितना होगा, और तीसरा कि ये जो x है वो मैक्सिमम कब होगा, उसके लिए h की, स्मॉल h की क्या वैल्यू होगी, ये कंडीशन पूछा गया है। ये 3 सवाल, हालांकि मैं कह रहा हूँ आईआईटी के लिए, लेकिन ये इक्वली जेईई मेंस और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हम लोग शुरुआत के लेक्चर्स में करते हैं। फिर वही काम करेंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे। और बर्नौलीज प्रिंसिपल मैंने क्या कहा था आपको, सेम ही दो पॉइंट जो हो, एक ही लिक्विड हो, सेम लिक्विड में ही लगाना है। अब 2 पॉइंट कौन कौन सा लेंगे, जैसा डेरिवेशन में लिए थे। एक पॉइंट जो जस्ट बाहर का लेंगे, पॉइंट नंबर 2, और जैसे ही पॉइंट नंबर 2 ले ली, मतलब ये वाला लिक्विड, रेड वाला लिक्विड निकल रहा है, तो पहला पॉइंट कहां ले सकते हैं, यहां पे। देखिए 1 और पॉइंट और 2 पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो पहली बात तो कहां बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे, ये पॉइंट होगा 1 और ये पॉइंट होगा 2, सेम ही लिक्विड में, क्योंकि निकल कौन सा वाला लिक्विड रहा है, रेड वाला। तो ये जो 2 पॉइंट है वो किस लिक्विड का पॉइंट है, रेड वाले का ही है, तो 2 और 1 पे लगाएंगे। 2 पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, PA के बराबर, मतलब जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यहां जो प्रेशर होगा वो कितना है, देखिए यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA है, यहां कितना हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग जानते हैं h हाइट के वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहां जो प्रेशर होगा वो होगा PA प्लस ये हाइट कितना है h/2 इंटू इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है D इंटू G, P प्लस H रो G। H कितना लिए हम लोग h/2, इसका डेंसिटी D इंटू G। अब फिर आप लोग को मैंने कहा था कि इसका जो वेलोसिटी होगा, ये जो नीचे लेवल आ रहा होगा, ये वेलोसिटी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। तो आप इसको वहीं पे टेंडिंग टू 0 कर दीजिएगा, v1 जो है टेंडिंग टू 0 कर दीजिएगा। इन दोनों पॉइंट पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाइए, आंसर पाइए। तो लगाइए सब लोग सही से बर्नौलीज प्रिंसिपल। चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट 1 है और 2 है, इस पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं। क्या लिखते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला, बोलिए अब सब लोग, P1 प्लस हाफ, बोलो यार, आधा तो तुम लोग का यही सिलेक्शन रुका हुआ है कि फॉर्मूले नहीं याद है। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। P1 पहले पॉइंट पे प्रेशर, ये तो पता है हम लोग को, PA प्लस HDG/2, यही है ना, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो V1 टेंडिंग टू 0 है, इसको हम लोग यही निपटा देते हैं कि हाफ रो V1 स्क्वायर क्या है, टेंडिंग टू 0, प्लस रो GH1। रेफरेंस हम लोग तो इसी को मानते हैं, रो GH1 पहले पॉइंट का हाइट देखिए कितना है, h/2। ध्यान रहे ये रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा रहे हैं, और उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है 2D, ठीक है। रो का क्या लिखना पड़ेगा 2D। P2 यहां पे प्रेशर कितना है PA प्लस हाफ इंटू रो, मतलब इसमें लगा रहे हैं 2D हो गया, इंटू V2 वो तो निकालना है V स्क्वायर, प्लस रो फिर से तो 2D लिख देते हैं, इंटू G इंटू हाइट H2।
इसका हाइट कितना है स्मॉल h। इतना कैमरा के एंगल में कवर हो पा रहा है ये? तो देखिए ये PA कट गया, ये 2 कट गया, तो देखिए यहां लिखा हुआ है HDG, यहां लिखा हुआ है HDG/2, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3HDG/2। इधर में ये 2 कट जाएगा तो DV² प्लस 2DGH। सबसे पहले तो D निकल गए। ये जो D है ना डिफरेंस इसमें ना मत समझ लेना, है ना, ज्यादा होशियार लोग समझ भी लेता है। ये हो गया 3HG/2 माइनस 2 स्मॉल GH इज इक्वल्स टू V²। ये 2 यहां जाएगा तो 4G हो जाएगा, G कॉमन ले लीजिए, तो 3H माइनस 4H/2 इज इक्वल्स टू V²। तो V क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। आप लोग हंस रहे थे ना कि सर ये क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, आज से 25 साल पहले आया हुआ, 26 साल पहले आया हुआ, ये तो बहुत इजी होगा सर। और बताओ एकाध बच्चे से बना, वो भी कब, जब बता दिए कहां कहां लगाना है, आधा लिख के दिखा दिए तब, उससे पहले एक भी से नहीं बन रहा था। वेरी बैड। और ये आसान चीज है, इसमें गलती नहीं करना है। सेकंड पार्ट x निकालना, ये तो बहुत आसान है। x निकालने के लिए तो कुछ करना ही नहीं था। x मैंने क्या बताया था, x क्या होता है, ये वेलोसिटी v इनटू टाइम t, और ये टाइम कितना होगा, टाइम होता है अंडर रूट 2h होता है जो हाइट से गिरा, स्मॉल h/g। यहां जैसे ही पहुंचते ना बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर पिछले क्लास में तो आपने लिखा था अंडर रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h/g, आज अलग लिख रहे हैं। ओ भैया पिछले क्लास में ये स्मॉल h ऊपर वाला था, नीचे वाला था कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो नीचे वाला हाइट लिखे हैं, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। तो x कितना होगा, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में x कितना होगा, v इंटू टी। तो x होगा v इंटू टी, तो x कितना हो जाएगा, v तो ये रहा अंडर रूट g इंटू 3 कैपिटल H माइनस 4 स्मॉल h/2 इंटू t, t कितना है अंडर रूट 2h/g। तो देखिएगा यहां हम लिख रहे हैं सेकंड पार्ट का आंसर, x कितना हो जाएगा, ये जब रूट तो रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट स्मॉल h इंटू 3 कैपिटल H माइनस 4 स्मॉल h। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग पहले पार्ट का आंसर लिख लिए और दूसरे पार्ट का आंसर लिख लिए। तीसरा पार्ट है कि h की क्या वैल्यू हो ताकि ये x क्या हो। अब ये कल याद आना चाहिए, पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे कि रेंज मैक्सिमम होने का क्या कंडीशन होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0। द dx बाय किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, स्मॉल h। स्मॉल h के रिस्पेक्ट में कहा है फाइंड स्मॉल h फॉर विच x इज मैक्सिमम, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट करके निकाल लेंगे। ये सिखाए थे, डिफरेंशिएट कीजिए, मेरे पास तो जगह नहीं है तो हम मिटा के करेंगे, इसको लिखिए फिर ये वाला डिफरेंशिएट करके निकालिए स्मॉल h। देखिए ये वाला बात आगे कर लें, ये x हो गया। हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट में इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो x² इज इक्वल्स टू हो गया 3 कैपिटल H इंटू स्मॉल h माइनस 4h²। हम लोग लिखेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज dx/dh क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिफरेंशिएशन कीजिए, x² का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 2x, पावर सामने आता है, लेकिन क्योंकि h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, dx/dh। x का h के रेस्पेक्ट में कर रहा है, यहाँ पे 3 कैपिटल H कांस्टेंट, h का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये सामने आ जाएगा तो 8h, ये dx/dh 0 कर दिए, तो 8 स्मॉल h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 कैपिटल H, देयरफॉर स्मॉल h कितना हो जाएगा, 3h/8। मतलब इस वाले स्मॉल h के वैल्यू पर रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फॉर दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल h रेंज क्या होगा,
मैक्सिमम। अब में से कोई पूछ सकता है सर हम लोग तो पढ़ा है ना कि डिफरेंशिएशन जीरो होता है चाहे मिनिमम भी हो चाहे मैक्सिमम हो। अब कैसे पता चला कि मैक्सिमम ही है? आप डबल डिफरेंशिएट करके निकालो तो वो देखना मिनिमा ही आए, मतलब लेस देन जीरो ही आएगा, तो वो मैक्सिमा ही होगा। फिजिक्स में इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं। अगर कुछ ने मैक्सिमम पूछा है तो वो करके मैक्सिमम ही आएगा, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ही आएगा। आप चाहे पूछना चाहे कि नहीं सर एक बार जबरदस्ती करके दिखाइए ही, तो देखिए यहाँ पे dx/dh का ये वैल्यू था ना, अगली बार डिफरेंशिएट करिए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? -8, तो निगेटिव आएगा ना, और निगेटिव आएगा इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आता है मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो स्मॉल h का ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा इसमें अगर ये पूछ दिया जाए कि रेंज मैक्सिमम होगा कितना वो बता दीजिए, तो वेरी इजी, इसमें रख देंगे अंडर रूट स्मॉल h का वैल्यू कितना रख देंगे? 3h/8 इंटू 3 कैपिटल H माइनस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल h। इसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3h/2। 3h माइनस 3h/2 3h/2 ही होगा, 3h तो 3h हो जाएगा, और 8 × 16 का रूट 4 हो जाएगा, 3h/4 हो जाएगा मैक्सिमम रेंज का वैल्यू। इसे मैंने लिखा नहीं था, वो भी पूछा जा सकता है। तो ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था टॉर्सलीज लॉस पे, जिसपे दो अलग अलग लिक्विड थे। एक सवाल और कर लिए बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, ये वाला सवाल, ये यहां से यहां तक सवाल लिखा हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिए मैं। सवाल ये कि एक ट्यूब है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है V1 वो 2 मीटर पर सेकंड है। ये ट्यूब नीचे हो जा रहा है ऐसे, इसका ये हाइट 3 मीटर है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो P2 है, और यहाँ से लिक्विड निकल रहा है उसका वेलोसिटी V2 है। इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है कि V2 कितना है, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन कि P1 P2 बराबर है, ये दिया हुआ है P1 P2 क्या है? बराबर है। अगर ऐसा है तो बताइए A1/A2 कितना होगा? कैपिटल A1/कैपिटल A2 का मतलब A1 मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, और A2 मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जैसे ही आप A1 A2 देखेंगे तो आपको सबसे पहले माइंड में ये खटकना चाहिए A1 A2, बर्नौलीज प्रिंसिपल में तो कहीं A1 A2 है ही नहीं। क्या है बर्नौलीज प्रिंसिपल? बोलो सब लोग, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें एरिया तो कहीं है ही नहीं। जैसे ही एरिया की बात आ गई इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू यूज करना पड़ेगा, और जैसे ही प्रेशर का बात आ गया इसका मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल भी यूज करना पड़ेगा। मतलब इस सवाल में दोनों यूज करना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रखें, कभी अगर कंफ्यूज हो ना कि सर किस सवाल में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाते हैं, किस में बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं, किस में दोनों लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी एरिया का बात होगा तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो लगाना ही पड़ेगा, जब भी प्रेशर का बात होगा तो बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाना ही पड़ेगा। बाकी वेलोसिटी दोनों में है, वेलोसिटी तो दोनों में है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो सॉल्व करिए जरा इसको। चलिए तो ये सवाल डिस्कस करते हैं। आसान सवाल था, बहुत लोगों से बना, बहुत अच्छा लगा। देखिए हम लोग इस बार इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं? रेफरेंस। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है? A1 V1 is equals to A2 V2। A1 V1 is equals to, तो A1 तो हम लोग को निकालना है, V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। A2 हम लोग को निकालना ही है, V2 पर नहीं पता, हम लोग को वैसे निकालना है A1/A2। तो A1/A2 कितना होगा? V2/2। मतलब अगर किसी तरह V2 निकल जाए तो हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करके A1/A2 कैलकुलेट कर देंगे, और वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं? बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। P1 यहाँ पे प्रेशर, तो वो तो P1 ही है, और P1 और P2 बराबर दिया हुआ है। हम लोग P1 P2 को तो यहीं पे क्या करें? निपटा दें। रो सब में है तो रो भी निपट गया। अब तो क्या बचा? V1 स्क्वायर बाय 2। यहाँ क्या बचा? और V1 दिया हुआ है 2, तो 2 का
स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2 प्लस रो तो गया काम से, g की वैल्यू 10, h1 पहले के लिए हाइट कहां से, रेफरेंस से, तो रेफरेंस तो अपन इसी को माना हुआ है, बोलो तो वो हाइट कितना हो गया 0, तो 10 इंटू 0 तो 0 ही लिखा ही नहीं, मतलब इसको ये 0 था, ठीक है। हाफ रो तो निपट चुका है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, v2 हम लोग को निकालना है, प्लस रो तो निपट चुका है, g का वैल्यू 10 और h2 रेफरेंस से हाइट कितना लिखेंगे 3, लेकिन -3 लिखेंगे क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो ये -30 होगा इधर आके +30, तो 2 + 30 32, ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 64 हो जाएगा, तो v2 हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। और जैसे ही v2 का वैल्यू 8 रखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a1/2 कितना हो जाएगा 8/2, मतलब 4:1, क्या आंसर हो जाएगा 4:1, 4:1 का मतलब बी ऑप्शन सही है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। पहले क्लास में हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे। पहला एप्लीकेशन क्या डिस्कस किए थे, प्लेन कैसे टेक ऑफ होता है, पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन एटोमाइजर डीओ कैसे काम करता है। तीसरा एप्लीकेशन स्विंग बॉलिंग। चौथा मैग्नस इफेक्ट। पांचवा टॉर्सियलीज लॉ, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। तो आज तक हम लोग इसके ऊपर चर्चा किए। एक छोटा सा टॉपिक और बचता है बर्नौलीज प्रिंसिपल में, जिसको अभी कर लेते हैं, तो फ्लूइड डायनेमिक्स आपका खत्म हो जाएगा। फ्लूइड डायनेमिक्स में इतना भी बात हम लोग को पढ़ना है, चाहे जेईई मेंस लेवल, चाहे स्कूल लेवल, चाहे नीट लेवल, चाहे आईआईटी लेवल, सब आज खत्म हो जाएगा एक टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक का क्या नाम है, वेंचुरी मीटर। हम लोग वेंचुरी मीटर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग का काम तमाम हो जाएगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग वेंचुरी मीटर। ये हम लोग का छठा और आखिरी एप्लीकेशन है, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है, देखिए हम लोग को फिजिक्स में ना बहुत सारे डिवाइसेस पढ़ने हैं, और जब भी डिवाइस पढ़ना होगा तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वो डिवाइस क्या करता है उसको कहेंगे उसका डेफिनेशन। दूसरा वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो कहेंगे प्रिंसिपल। तीसरा उसका कंस्ट्रक्शन जो कि डायग्राम में हम लोग दिखाएंगे। चौथा उसका वर्किंग, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसमें। ये चार पार्ट में आपको हमेशा लिखना है, हर डिवाइस को इसी चार तरह से लिखना है। एग्जाम में जब भी सवाल आएगा तो आपको इन्हीं चार तरह से रिप्रेजेंट करना है, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। वेंचुरी मीटर चर्चा करते हैं। तो वेंचुरी मीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस which is used to measure करता है किसको, डिस्चार्ज को। Now what is discharge? डिस्चार्ज को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक, और पिछले क्लास में समझाए थे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, मतलब कितना मीटर क्यूब लिक्विड पर सेकंड फ्लो कर रहा है। इसको हम लोग क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, क्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी। व्हाट इज ए, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और v क्या है, वेलोसिटी। मतलब a इंटू वी कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे काम करता है। इंजीनियरिंग में आप लोग जब जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर में एक मेजरमेंट इंजीनियरिंग लैब होता है, वहां पे ये सारे डिवाइस जो भी मेजरमेंट के डिवाइस है ना, सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। वेंचुरी मीटर अभी दिखाएंगे तो बहुत छोटा दिखेगा, बहुत बड़ा होता है, इस क्लासरूम से भी बड़ा होता है। सोचिए इतना बड़ा डिवाइस होता है, बहुत बड़ा लंबा सा एक टनल होता है, उसमें हम लोग वेंचुरी मीटर का सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। बहुत लंबा सा डिवाइस होता है, अच्छा डिवाइस है, मजा आता है एक्सपेरिमेंट करने में। अभी हम लोग यहाँ उसका प्रिंसिपल जान लें, फिर जो लोग इंजीनियर बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ equation of continuity
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो ये ध्यान में रखना है। ये दो बात चर्चा कर ली, पहले होता क्या है, दूसरा किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तीसरा उसका कंस्ट्रक्शन कैसा दिखता है। चलिए डायग्राम से दिखाते हैं आपको। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसमें दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन होता है। देखिए अब देख पा रहे हैं क्या है इसका, इसमें देखिए यहां पे अलग क्रॉस सेक्शन है, यहां पे अलग क्रॉस सेक्शन है। आपको वो बाइक का साइलेंसर जैसा फीलिंग आ रहा होगा, पीछे जो होता है ना एग्जॉस्ट जिससे निकलता है, कुछ ऐसा ही शेप का। बुलेट का ये ऐसा ही होता है, चौड़ा होता है फिर यहाँ छोटा होता है। इसमें क्या होता है, यहां पे एक ट्यूब होता है जिसमें लिक्विड रेज करता है, और ऐसा ही एक ट्यूब यहां भी रहता है। अब जिसपे देखिए क्या करना है, हम लोग को वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो ये डिवाइस आपको दिया रहेगा, ये ऐसा ही। इसका यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम लोग A1 कहते हैं, एंड A1 विल बी नोन टू यू। A1 क्या होगा, नोन होगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, A2, ये भी नोन होगा। मतलब आपको क्या क्या पता रहेगा, A1 और A2 पता होगा। अब वो क्या करना है कि मान लीजिए इधर में से एक पाइप है यहाँ पे, और इस पाइप से इधर में पानी निकल रहा है, ठीक है। और आपको ये पता करना है कि कितना मीटर क्यूब वाटर पर सेकंड निकल रहा है, पर सेकंड कितना मीटर क्यूब पानी निकल रहा है, या एक घंटा में कितना पानी निकल जाएगा। तो 1 सेकंड में कितना निकलेगा वो पता चल जाए, तो उसमें एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये वाला पाइप लेंगे और उसमें लगा देंगे। अब वो पानी किससे फ्लो होने लगेगा, इससे फ्लो होने लगेगा। अब ये पानी देखिए इससे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आप बताइए, अगर मैं 2 पॉइंट लूं सेम ही रेफरेंस लेवल पे, हम लोग इस बार इसी को रेफरेंस क्रिएट करेंगे। इस लेवल को क्या लेंगे, जो इसके मिडिल में है, और 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट 1 होगा, दूसरा पॉइंट 2 होगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे इस बार, रेफरेंस कहेंगे। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। पॉइंट 1 पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलिए ज्यादा है कि कम है, तो यहां पे वेलोसिटी कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। मतलब यहां वेलोसिटी कम होगा, यहां वेलोसिटी ज्यादा होगा। क्या इस बात पे कोई परेशानी है, कहां वेलोसिटी कम होगा, 1 पे, कहां ज्यादा वेलोसिटी होगा, 2 पे। ये क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है, एरिया के बदल में, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से क्या लिख सकते हैं, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, और एरिया इनटू वेलोसिटी को ही डिस्चार्ज कहते हैं। बोलो, तो A1 तो नोन है हम लोग को, A2 भी नोन है। अगर किसी तरह V1 या फिर क्या कैलकुलेट हो जाए V2, तो हम लोग का Q निकल जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मतलब बेसिकली हमें V1 या फिर क्या कैलकुलेट करना है, V2। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यहां वेलोसिटी ज्यादा है, दोनों पॉइंट तो सेम ही रेफरेंस लेवल पे है। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल याद करिए, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। यहां वेलोसिटी क्या है, कम है, तो प्रेशर ज्यादा। मतलब इसमें लिक्विड जो राइज करेगा वो ज्यादा हाइट तक राइज किया हुआ रहेगा, ठीक है। यहां से उस लिक्विड का हाइट हम लोग h1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h1। और यहां क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी क्या है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसलिए इसमें लिक्विड का हाइट कम ही राइज करेगा। आप लोग पूछेंगे सर इस प्रेशर राइज से हाइट का मतलब इस प्रेशर से हाइट से प्रेशर का क्या संबंध, तो देखिए संबंध आपको दिखाते हैं। यहां प्रेशर कौन लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
तो इस ये जो 1 पॉइंट है इस पे प्रेशर क्या कहेंगे, ऊपर का प्रेशर हो गया Pa प्लस H1 रो जी, बोलो, और यहां का प्रेशर क्या लिखेंगे, P2 इज इक्वल्स टू Pa प्लस H2 रो जी। तो हाइट का देखिए प्रेशर संबंध है ना, और इन दोनों हाइट के बीच का जो डिफरेंस होगा देखिए ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है, ये डिफरेंस हम लोग मेजर कर लेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्मॉल h, जो कि कितना होगा बेसिकली H1 माइनस H2। हम लोग क्या क्या नोन हो गया, ये स्मॉल h नोन हो गया एक्सपेरिमेंट से, A1 नोन हो गया और A2 नोन हो गया। अब देखिए जैसे ही बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे हमारा काम हो जाएगा। लगाइए बर्नौलीज प्रिंसिपल एट 1 and 2, बर्नौलीज प्रिंसिपल एट 1 and 2। इस बार हम लोग लिखेंगे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि अब क्या है दोनों सेम ही रेफरेंस लेवल पे है। P प्लस हाफ रो जी एच भी लिखते थे ना, रो जी एच वाला आप नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, सेम ही रेफरेंस लाइन पे, तो दोनों के लिए हाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब P1 का वैल्यू लिखिए, क्या लिखेंगे, Pa प्लस H1 रो जी, बोलिए Pa प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। P2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, Pa प्लस H2 रो जी प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखिए Pa से Pa कट गया, हर जगह से रो कट जाएगा, हर जगह से, ध्यान सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं, हर जगह से रो कट गया। ये जो H2G है इसको उधर भेज दीजिए, यहां H1G है, H1G माइनस H2G, H1 माइनस H2 इंटू G हो जाएगा, बोलिए। और ये हाफ रो तो खत्म हो चुका है सबसे, हाफ V1 इसको उधर भेज दिए, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2 होगा, 2 को इधर भेज दें, बोलो। और ये H1 माइनस H2 क्या कहते हैं, स्मॉल h, तो ये क्या हो गया 2GH, बोलो। और यहां पे मान लीजिए हम लोग V2 ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 का वैल्यू यहां से रख दीजिए, V1 का वैल्यू क्या लिख देंगे, A2 V2 बाय A1, बोलो। लेकिन यहां तो V1 का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत, यहां देखिए ये A1 स्क्वायर, यहां एलसीएम लेंगे तो ये 1 हो गया, दोनों का एलसीएम A1 स्क्वायर होगा, वो A1 स्क्वायर यहां भी जाएगा, बोलो, और वो A1 स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम यहां लिख रहे हैं, इधर हो गया 2GH इंटू A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां क्या बचा A1 स्क्वायर, यहां क्या बचा, दोनों में तो V2 स्क्वायर तो दोनों में है, तो वो कॉमन हो गया, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, फिर रूट, तो अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस, ये V2 का वैल्यू हो गया। और हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, डिस्चार्ज, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू V, A इंटू V, तो ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, हम ये वाला लिख रहे हैं क्योंकि V2 कैलकुलेट कर चुके हम लोग, तो क्या लिख देंगे A2 V2, क्या लिख देंगे, तो A2 इंटू V2 ये लिखना पड़ेगा, तो A1 स्क्वायर का रूट A1 हो जाएगा ना, बाहर लिख देते हैं उसको, तो A1 A2 इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, किससे, बर्नौलीज प्रिंसिपल से। आगे से ये फॉर्मूला याद रखना है, नीट वाले बच्चे तो पक्का याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया। फ्लूइड्स का एक और खास बात है, आजकल फ्लूइड से डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं, इवन आईआईटी में 2019 में एक सवाल आया था जो कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, कैपिलरी राइज हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछा था, तो ध्यान रखना है फॉर्मूलों पर, ठीक है। दिस इज वेंचुरी मीटर एंड दिस वाज द लास्ट एप्लीकेशन एंड लास्ट थिंग अबाउट फ्लूइड डायनेमिक्स, जहां फ्लूइड डायनेमिक्स खत्म होता है। अगले क्लास में मैं पहले ना फ्लूइड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ाता हूं, जो ज्यादा क्वेश्चन आता है उससे ज्यादा आप चर्चा करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विस्कोसिटी के ऊपर, उसमें भी ज्यादातर चर्चा हम लोग करेंगे स्टोक्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।